हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू CSC सर्कल। तो आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 8। ठीक है, टेस्ट नंबर 8 का ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट आपको इसका कल मिल जाएगा। ठीक है, और इससे पहले हम लोगों ने 7 जो टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लिए हैं विजन IS की। ठीक है, PT की 2021 वाली 7 टेस्ट सीरीजें हम लोगों ने सॉल्व कर ली है, और 2020 की भी सारी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर ली है। ठीक है, अगर उनको भी आप लोगों को देखना है तो आप लोग रिवीजन के पर्पज़ से उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो वो मेरे सारे जो भी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, सारे के सारे वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। और हाँ, ये आज का जो ये आपको देखने को मिलेगा, ये मतलब इन्वायरमेंट का है, पारिस्थितिकी। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पूरा ये आपको टेस्ट देखने को मिलेगा, और अगस्त माह का इसमें जो है करंट अफेयर भी इंक्लूड है। ठीक है, अगस्त का ये करंट अफेयर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि निम्नलिखित विधियों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि जल निकास में सुधार। ठीक है, और सेकेंड है कि निछालन करना। थर्ड है हमारा कि अवाष्पीकरण में वृद्धि करना। फोर्थ है कि जिप्सम मिश्रण जैसे रासायनिक उपचारों का प्रयोग करना। ये पॉइंट पता नहीं क्यों कैसे चल रहा है यार, थोड़ा सा एक सेकंड रुको आप लोग। हाँ, तो इसमें बताना है कि कौन सा मतलब कौन सी विधि जो है वो लवण प्रभावित मृदा के उपचार में उपयोग की जा सकती है। तो उसको जैसे लवणीय मृदा है उसका उपचार कैसे किया जा सकता है, मतलब किन विधियों का उपचार मतलब प्रयोग करके। ठीक है, तो इसमें पहली जो थी इसका तो उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि जल निकास में सुधार कर देंगे तो लवणीय मृदा है उसमें सुधार होता है। ठीक है, और निछालन करते हैं तो जितने भी लवण होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, लीचिंग के द्वारा पृथ्वी के नीचे चले जाते हैं। ठीक है, भूमि में चले जाते हैं, अंदर वाले सतह में। ठीक है, और वाष्पीकरण में वृद्धि, देखो ये तो भाई नहीं हो सकता, क्योंकि वाष्पीकरण वृद्धि करेंगे तो पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन उसके साथ लवण नहीं उड़ पाएंगे ना, वो तो मृदा में ही बने रह जाएंगे, तो वो लवणी मुक्त नहीं हो पाएगी। तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और फोर्थ वाला जो है कि जिप्सम मिश्रण जैसे रासायनिक उपचारों का प्रयोग, तो जिप्सम से भी हम जो है लवणीय मृदा का उपचार कर सकते हैं। उसमें जितने जो तत्व होते हैं उनको रासायनिक क्रिया द्वारा उनको कम किया जाता है। ठीक है, तो ये 1, 3 और 1, 2 और 4 स्टेटमेंट हमारे सही हैं, और थर्ड वाला गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड। इसमें कहा गया है कि पृथ्वी के जैव विविधता संकट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि वर्तमान में विश्व छठी सामूहिक विलुप्ति का सामना कर रहा है, जो विगत 5 विलुप्तियों के तुलना में तीव्र है। ठीक है, और सेकेंड है कि स्टेलाइजर, सी काऊ और कैगा वर्तमान में विलुप्त हो चुके हैं। तो ये जो कहा गया है फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में, ये तो सही है, क्योंकि 5 जो इसकी स्थितियां देखी जा चुकी हैं अभी तक, जो मतलब विलुप्ति की थी, जो मतलब कोई एक पीढ़ी विलुप्त हो जाती, एक जीव जंतु जो जैसे विलुप्त हो रहे हैं। ठीक है, उसी के बारे में बात की जा रही है। तो ये मतलब ये छठा मतलब सीजन चल रहा है। ठीक है, शुरुआत से लेके अब तक ये छठा पीरियड है, जिसमें मतलब जंतुओं और वनस्पतियों की विलुप्ति होती, मतलब वो समाप्त होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी में ये कहा जा रहा है कि ये 5 विलुप्तियों की तुलना में सबसे तीव्र है। मतलब पहले जो विलुप्ति का पीरियड चलता था उससे 100 से 1,000 गुना तेजी से ये मतलब देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि स्टेलाइजर, सिकाऊ और कैगा वर्तमान में विलुप्त हो चुके हैं। और ये स्टेलाइजर, सिकाऊ ये रूस में विलुप्त हो चुका है। कैगा जो आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका का है। और एक इसके साथ साथ जो डोडो बहुत ही न्यूज़ में थी पिछली बार, तो ये मॉरिशस की है, ये भी विलुप्त होने की कगार पे है। ठीक है, मतलब विलुप्त हो चुकी है, और ये मात्र 27 सालों में ही विलुप्त हो गए हैं ये जीव जंतु। तो इसके लिए जो है ये बहुत दयनीय स्थिति है, और ये मतलब इन्वायरमेंट का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है कि इतनी तेज़ी से इसका जो है डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और ये इसीलिए न्यूज में थे क्योंकि ये मतलब अभी ये डेटा निकल के आया था इसका। नेक्स्ट है कि थर्ड क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि भारत भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली यानी WRIS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह भारत के सतही और भूजल संसाधनों के संबंध में व्यापक जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, सेकेंड है कि केंद्रीय और राज्य
एजेंसियां दोनों को WRIS में डाटा प्रविष्ट और प्रबंधित करने की अनुमति है, ठीक है। और थर्ड वाला है कि WRI जो है ये प्रणाली में डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगा। तो देखो तीनों के तीनों ये स्टेटमेंट सही हैं और ये जल शक्ति मंत्रालय का इनिशिएटिव है, उन्हीं के द्वारा ये चलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है कि स्टोन लेप्रोसी शब्द से संबंधित है। तो क्या स्टोन लेप्रोसी से संबंधित है उसके बारे में बताना है। तो ए ऑप्शन है कि पत्थर उत्खनन गतिविधियों के माध्यम से मानव से प्रसारित होने वाले कुष्ठ रोग से, ठीक है। बी है कि कुष्ठ रोग के गंभीर रूप से जिसे नियंत्रित करना कठिन हो, ठीक है। और सी ऑप्शन है हमारा कि अम्लीय वर्षा से चट्टानों एवं संगमरमर को होने वाली क्षति से है। और डी है कि अत्यधिक मृदा अपरदन के माध्यम से आधार सेल को होने वाली क्षति है, ठीक है। तो देखो इसका ऑप्शन जो स्टोन लिप्रोसी के बारे में बात की जाए तो इसका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो अम्लीय वर्षा से चट्टानों और संगमरमर को होने वाली जो क्षति होती है, ठीक है, उसी को स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। और ये आपको देखने को मिला इधर जो ताजमहल का जो संगमरमर है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से मतलब एसिड रेन की वजह से इसमें बहुत तेज़ी से इसमें मतलब बदलाव, रंग में बदलाव आ रहा है। तो उसी के लिए ये मतलब ये बहुत ज़्यादा न्यूज में था, तो उसी के संबंध में ये चलाया गया था। तो ये मतलब उसी के बारे में ये न्यूज में रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 5 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि वर्तमान के वनों के संदर्भ में देवराय, काऊ और देवर कंडू है। तो क्या है। ए ऑप्शन है राष्ट्रीय उद्यान है, बी है वनवासी हैं, और सी है कि जलाशय हैं, और डी ऑप्शन है कि हमारा पवित्र उपवन है। तो देखो इसका ये डी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें ये पवित्र उपवन देखने को मिलेंगे। ये देवराय काऊ और देवर कंडू ये एक पवित्र उपवन है जो आपको देखने को मिलेगा। जो हमारा वन्य जीव संरक्षण संशोधन एक्ट 2002 हुआ था, मतलब जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में जो 2002 में एक संरक्षण किया गया था, मतलब संशोधन किया गया था, उसमें इन पवित्र उपवनों को संरक्षण प्रदान किया गया था। और ये होते क्या है पवित्र उपवन। तो ये वृक्षों के ऐसे समूह होते हैं जो विशेष संस्कृति के लिए विशिष्ट धार्मिक महत्व को रखते हैं, ठीक है। उन्हीं को ये पवित्र उपवन के नाम से जाना जाता है। और ये देवराय के जो उपवन है ये आपको पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और काऊ ये केरल के हैं, ठीक है। और जो देवर कंडू है ये कर्नाटक में देखने को मिलेंगे। तो इनके अभी डेटा निकल के आए थे, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है कि यह अपने पर्यावरण के अजैव घटकों के साथ साथ सजीव का एक समुदाय है जो एक प्रणाली के रूप में अंतःक्रिया करते हैं। और ये कार्यात्मक रूप से प्रकृति की स्वतंत्र इकाइयाँ, मतलब कार्या कार्यात्मक रूप से प्रकृति की स्वतंत्र इकाइयाँ हैं जो विशिष्ट ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को दर्शाती हैं, ठीक है। तो ये उपर्युक्त परिच्छेद में किसके बारे में कहा गया है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, बी है पारिस्थितिकी निकेत है, और पारिस्थितिकी प्रवणता सी ऑप्शन है, डी है हमारा कि पारिस्थितिकी संक्रमणिका, मतलब पारिस्थितिकी नीचे। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो देखो ये ए वाला ऑप्शन सही है। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें क्या होता है कि जो जीव जंतु होते हैं वो अजैव और सजीव का एक समुदाय होता है, और इनकी जो इनमें परस्पर अंतःक्रिया होती है, ठीक है। और कार्यात्मक रूप से प्रकृति की इकाइयाँ होती हैं जो विशिष्ट ऊर्जा प्रवाह में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर का ये चक्रीय क्रम चलता रहता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 7 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि 7 में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के उत्पादन के संबंध में प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो ए ऑप्शन है कि यह योजना भारत में विनिर्मित वस्तुओं के की वृद्धिशील बिक्री पर 4 से 6% का प्रोत्साहन देती है, ठीक है। बी ऑप्शन है कि इस योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माताओं को उनके उत्पादन के आधार पर बैंक ऋणों पर ब्याज दर में सब्सिडी दी जाती है, ठीक है। और सी है कि यह योजना इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट का प्रावधान करती है जिसका कर देयताओं के विरुद्ध उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। और डी है कि इस योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माताओं को विशेष आर्थिक जोन की इकाइयों की निर्यात आय पर 100% आयकर ड्यूटी
छूट दी जाती है। तो अगर इसकी बात करें, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोत्साहन योजना है, ठीक है, तो विनिर्माण के क्षेत्र में ये दी जाने वाली एक मतलब वृद्धिशील बिक्री पर 6 से 8% तक प्रोत्साहन इसमें दिया जाता है, जो विनिर्मित वस्तुएं होती हैं, ठीक है, और जो भारत में ही निर्मित है। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें कहा गया है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में खड़ी फसल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह किसी निश्चित समय पर किसी क्षेत्र में उपलब्ध खाद्यान्न की कुल मात्रा है, ठीक है। और सेकेंड है कि इसका मापन सजीवों के जैव भार के संदर्भ में किया जाता है। तो अगर बात की जाए तो इसमें देखो, खड़ी फसल का ये जो पारिस्थितिकी और पर्यावरण में खड़ी फसल का काम ही यही होता है कि यह एक निश्चित समय में निश्चित क्षेत्र में उपलब्ध खाद्यान्न की कुल मात्रा जो कहा जा रहा है, तो ये कुल मात्रा नहीं होती, एक निश्चित समय में निश्चित क्षेत्र के कुल जैव भार की कुल मात्रा को ये प्रदर्शित करता है, ठीक है। और सजीवों के ये जैव भार को मापा जाता है इसमें। तो देखो, सेकेंड स्टेटमेंट सही हो गया, फर्स्ट वाला ये गलत है हमारा। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि भारत की पर्यावरण सांख्यिकी यानी इनवी स्टेट रिपोर्ट पर्यावरण विषयों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के साधन के रूप में विभिन्न पर्यावरणीय कारकों पर आंकड़े जो विभिन्न पर्यावरणीय कारकों पर आंकड़े प्रकाशित करती है, और यह रिपोर्ट वार्षिक रूप से जारी की जाती है। तो फर्स्ट है कि ए ऑप्शन है हमारा इसमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। बी है कि विज्ञान और पर्यावरण केंद्र द्वारा, और सी है कि नीति आयोग, और डी है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, ठीक है, CSO के द्वारा। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है जो ये पर्यावरण सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इसका देखो, डी ऑप्शन सही है, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, यानी सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस, ठीक है, उसी के द्वारा ये मतलब जारी की जाती है इस पे रिपोर्ट, ठीक है। तो इसी के बारे में था, और ये आपको देखने को मिलेगी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत CSO आता है, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन इसका हो जाता है। और ज़्यादातर वैसे भी जितने भी डेटा जितने भी ये निकाले जाते हैं, जितनी भी रिपोर्टें होती हैं जो डेटा से संबंधित होती हैं, वो ज़्यादातर सांख्यिकी CSO ही द्वारा की जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपको गेस भी करना हो, अगर ना आता हो, देखो ये इमरजेंसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर उस क्वेश्चन का आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन का आंसर, तब उस कंडीशन में ये लगा सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम ज़्यादातर यही देखने को मिलता है, 90% यही डेटा रिलीज करता है, लेकिन 10% अदर इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन नंबर है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित इकाइयों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि जीवाणु, सेकेंड है कवक, थर्ड है परागण, और फोर्थ है चिंचड़ी, ठीक है। तो उपयुक्त में से कौन सी इकाइयाँ जैविक संदूषक हो सकती हैं? तो देखो, इसमें ये चारों जो हैं ये जैविक संदूषक के श्रेणी में आती हैं, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि इनके माध्यम से कोई ना कोई संदूषक प्रसारित होता रहता है, ठीक है। तो उसी के बारे में ये बात की जा रही थी। तो हमारा जो डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि ताज ट्रेपेजियम जोन TTZ केंद्र सरकार द्वारा ताजमहल को वायु प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए किया गया एक उपाय है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि जो ताज ट्रेपेजियम जोन का गठन प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और विशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। सेकेंड है कि ताजमहल के अतिरिक्त इस जोन में आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी जैसे स्मारक भी सम्मिलित हैं। तो देखो, सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि ये जो ताज ट्रेपेजियम जोन है, ये ताजमहल को वायु प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए इसके अंतर्गत नहीं, 1958 के एक्ट के अंतर्गत नहीं स्थापित किया गया है। ये आपको जो स्थापित किया गया है, तो ये पर्यावरण संरक्षण एक्ट जो 1986 का है, ठीक है, उसी के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। और ये ताज ट्रेपेजियम जोन जो है इसको 1988 में स्थापित किया गया था, और इसका जो
ताज ट्रेपेजियम का जो सर्कल का क्षेत्र है, जो ताजमहल के आसपास के अदर जो स्मारक भी शामिल हैं उनमें ये जो गोलाकार ये देखने को मिलेगा ट्रेपेजियम, जिसमें मतलब त्रिभुजाकार ये ट्रिपेजियम ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल है लगभग 10,400 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसका ये क्षेत्रफल भी है, तो कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं कि क्या है। ठीक है, तो इसका सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि चराई खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि सभी चराई खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषक स्तर पर सदैव उत्पादक विद्यमान होते हैं। ठीक है, सेकेंड है चराई खाद्य श्रृंखला में शाकाहारियों को सदैव तृतीय पोषक स्तर पर रखा जाता है। तो अगर तृतीय पोषक स्तर पर रखा जाता है जो कहा गया है, तो ये तो गलत है, क्योंकि ये जो चराई खाद्य श्रृंखला में शाकाहारियों को जो है ये द्वितीय पोषक स्तर पर रखा जाता है, ना कि तृतीय पे। तृतीय पोषक स्तर पे तो मांसाहारी को रखा जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। और फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है इसमें आपको सभी खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषक स्तर पर सदैव उत्पादक होते हैं, तो ये सही है। ये प्रथम पोषक स्तर पर जो है उत्पादक होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, हरे जीव जंतु होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, मतलब पेड़ पौधे होते हैं जो उनको शामिल किया जाता है इसमें। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इसका सही हो जाता है और सेकेंड वाला गलत हो जाता है, तो हमारा ये ए वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि आधार अधिप्रमाणन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह आधार नंबर और जननांकीय या बायोमेट्रिक जानकारी पर आधारित सत्यापन प्रक्रिया है। ठीक है, और सेकेंड है कि केवल सार्वजनिक एजेंसियां ही किसी व्यक्ति के पहचान अधिप्रमाणित करने के लिए आधार डेटाबेस का उपयोग कर सकती हैं। और थर्ड है इसे हाल ही में नागरिकता के साक्ष्य के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी गई है। तो ये तो भाई नहीं है, ये तो ऐसा किया ही नहीं गया है, तो शुरू से भी नहीं किया गया है कि नागरिकता के पहचान पत्र के रूप में कभी भी आधार को अभी तक उसमें मान्यता नहीं दी गई है, ये गलत है। और फर्स्ट एंड सेकंड सही है, क्योंकि फर्स्ट में जो कहा गया है कि आधार नंबर और जननांकीय और बायोमेट्रिक जो होती है ये जानकारी आधारित सत्यापन प्रक्रिया है। ठीक है, और ये केवल सार्वजनिक एजेंसियां ही इसका प्रयोग कर सकती हैं इस डेटाबेस का। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड वाला हमारा गलत हो गया, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें वनाग्नि यानी जो जंगल में आग लगती है उसी के संबंध में बात की जा रही है। तो वनाग्नि वह अनियंत्रित आग होती है जो धरातलीय वनस्पति को जला देती है। निम्नलिखित में से कौन से वनाग्नि का प्रभाव है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि इसमें कार्बन सिंक की पुनः पूर्ति हो जाती है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है कि इसमें मूल्यवान इमारती काष्ठ संसाधनों की हानि होती है। और थर्ड है इससे ओजोन परत का क्षरण होता है। तो देखो ओबियसली है, आग जलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, अदर अन्य गैसें निकलेंगी। ठीक है, तो वो वायुमंडल में जाएंगी तो वो तो ओजोन परत का तो क्षरण करेंगी, वो तो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, और जो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जिसमें बात की जा रही है, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट देखो ये अगर हम कॉमन सेंस से भी यूज करें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि पुनः प्राप्ति, कार्बन सिंक की पुनः प्राप्ति कैसे हो सकती है, बिल्कुल नहीं होगी। ये तो कार्बन सिंक के रूप में तो हमारे पेड़ पौधे होते वही यूज किए जाते हैं, और उनको जब जला देंगे तो वो कहाँ से कार्बन सिंक करेंगे, वो तो और ज़्यादा प्रदूषण मतलब कार्बन प्रोड्यूस करेंगे, ना कि सिंक करेंगे। ठीक है, तो ये गलत हो गया। सेकेंड वाला भी गलत, मतलब सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मूल्यवान इमारती काष्ठ संसाधनों की हानि हो जाती है, क्योंकि उसमें देखो कितने जीव जंतु मर जाते हैं। ठीक है, जल कर मर जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, वहाँ कितनी कीमती लकड़ियाँ होती हैं वो भी जल कर ख़त्म हो जाती हैं। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा हानि होता है, एग्रीकल्चर पर इम्पेक्ट पड़ता है, जलवायु मतलब जलवायु परिवर्तन होता है, प्रदूषण बढ़ता है, वन्य जीव की बहुत अपार हानि होती है। ये तो आप ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में देखा ही था, कितनी ऑस्ट्रेलिया और अमेजन में जो आग लगी थी। ठीक है, अमेजन के जंगलों में तो बहुत ज़्यादा ये चर्चित रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से संगठन या नीतियां भारत में
मानव जनित या प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना के दिशा निर्देश प्रदान करती हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि संयुक्त राष्ट्र राहत पुनर्वास प्रशासन, ठीक है। और सेकेंड है कि राष्ट्रीय पुनर्वास पुनर्स्थापना नीति 2007 और विश्व बांध आयोग। तो अगर पुनर्वास के बारे में बात की जाए प्राकृतिक आपदाओं के लिए या फिर मानव जनित में हो, ठीक है, तो भारत में जो भी हैं तो ये तीनों के तीनों दिशा निर्देश इसमें लागू किए जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। और ये राहत और संयुक्त राष्ट्र राहत पुनर्वास प्रशासन की स्थापना देखने को मिली थी 1943 में, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, और ये सारे के सारे इसके लिए रिहेबिलिटेशन के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह भारत के वन्य जीवों के क्षेत्र में संरक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया था, ठीक है। सेकेंड है कि यह प्रत्येक 4 वर्ष में बाघों की जनगणना कराता है। तो देखो सेकेंड स्टेटमेंट तो यार वैसे ही गलत है, बाघों की जनगणना ये नहीं करवाता है। वो तो आप लोगों ने इसी बार 2018 में सर्वेक्षण हुआ था, उसमें आप लोगों ने देखा था बाघों की संख्या बढ़ गई है, ठीक है। तो उसके संबंध में, लेकिन ये वाला जो कहा गया है तो ये तो जो बाघों की जो प्रत्येक 4 वर्ष में होती जनगणना है, ये टाइगर अथॉरिटी, जो टाइगर अथॉरिटी, ठीक है, टाइगर अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसको करवाती है, ठीक है। तो ये तो गलत है भाई, ये नहीं है, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, वो इस बाघों का सर्वेक्षण प्रत्येक 4 साल में करवाती है। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। फर्स्ट वाले में जो कहा गया है तो इसमें ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि भारत में वन्य जीवों के क्षेत्र में सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया था भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1916 में हुई थी, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये बहुत पुराना है, और ये कोलकाता के जो बॉटेनिकल विभाग है उसके साथ मिलकर काम करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव उपचार शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो ए ऑप्शन है कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें संदूषित पदार्थों के उपचार के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बी है कि यह जो है पराबैंगनी विकिरण मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का उपयोग करके खाद्य पदार्थों में विषाणु को नष्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी है, ठीक है। सी है कि यह पेयजल में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए तैयार की गई क्रियाविधि है। डी है यह चिकित्सा में पौधों के उपयोग को समर्पित अध्ययन का एक क्षेत्र है, ठीक है। तो देखो ए वाला ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि यह वह प्रक्रिया है जिसमें संदूषित पदार्थों के उपचार के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। और ये दो विधियां होती हैं, एक तो इन सीटू होती है, एक एक्स सीटू होती है, ठीक है। तो इन सीटू में क्या होता है, जो मतलब जो प्रदूषण या जो संदूषित पदार्थ हैं उसी के क्षेत्र में वहीं पर उसका उपचार या निदान कर दिया जाता है, तो इसे इन सीटू कहते हैं। और जब इसे उस जैसे कचरा होता है, कचरे को ले जाकर हम कहीं अंत जगह मतलब एक डंपी यार्ड में जाकर उसको डिस्ट्रॉय करते हैं या जैव उपचार की प्रक्रिया अपनाते हैं, तो इसे एक्स सीटू के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो ये दो विधियाँ इसमें होती हैं। नेक्स्ट है हमारा 18 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल निचय के मध्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रीय उद्यान किसी प्रजाति के पुनर्वास के संरक्षण, जबकि जैव निचय संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए स्थापित किया जाता है, ठीक है। और सेकेंड है कि राष्ट्रीय उद्यान में वानिकी और चराई जैसे मानव गतिविधियों की अनुमति होती है, जबकि जैव मंडल निचय में ये गतिविधियां निषिद्ध होती हैं, ठीक है। तो देखो जो कहा जा रहा है तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट में तो ये तो हमारा सही है, क्योंकि ये प्रजातियों के जो राष्ट्रीय उद्यान किसी प्रजाति के परिवास के संरक्षण के लिए होता है, जबकि जैव मंडल नीचे संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र के लिए स्थापित किया जाता है। तो फर्स्ट वाला तो स्टेटमेंट हमारा सही है, लेकिन सेकेंड वाले में अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय उद्यान में जो चराई और वानिकी और चराई और मानव जैसी गतिविधियाँ हैं इनको अनुमति नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। और जबकि जैव मंडल निचय में कहा गया गतिविधियाँ निषिद्ध होती, तो नहीं नहीं नहीं, ये निषिद्ध नहीं होती, पूर्णतः निषिद्ध नहीं होती हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र होते हैं। जैव मंडल नीचे क्या होता है, ये जैसे पूरा क्षेत्र है, ठीक है, इसी ये जैव मंडल नीचे है, इसके अंतर्गत एक बफर जोन बनाया जाता है।
और ये कोर जोन होता है, ये बफर जोन होता है, ये कम्युनिटी वाला होता है। ठीक है, तो इसमें पूर्णतया प्रतिबंधित होता है जो ये कोर जोन होता है, लेकिन बफर जोन में और इसमें हम प्रतिबंधित तरीके से वो गतिविधियां कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही गलत हो जाता है, फर्स्ट वाला सही है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है कि परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। ठीक है, और सेकेंड है कि इसका अध्यक्ष सरकार के परिधान उद्योग की अनुशंसा के आधार पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये जो परिधान होता है, परिधान मतलब जो कपड़ा है, कपड़ा निर्यात के संबंध में है, तो ये सिंपल सी बात है, वाणिज्य विभाग के अंतर्गत नहीं आएगा, ये कपड़ा मंत्रालय यानी वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और वस्त्र मंत्रालय की जो मंत्री कौन है उनके बारे में आप लोगों को बताना है, वो कौन है, इस समय वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा रहना है। और ये सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला ये भी हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि इसकी जो इसका अध्यक्ष की जो इसका अध्यक्ष होता है, मतलब परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का, इसमें क्या होता है कि सरकार भी शामिल होते हैं। ठीक है, सरकार के भी इसमें लोग शामिल होते हैं, साथ साथ जो है ये आपको देखने को मिलती है जो प्राइवेट के होते हैं। ठीक है, यानी जो वाणिज्य विभाग के लोग होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में जो व्यापार करते हैं कपड़े का, ठीक है, वो भी इसमें शामिल होते हैं। वो एक एक मतलब अधिशासी समिति बनती है, उसी के आधार पर इस अध्यक्ष का नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि जो पीपीई किट के बारे में जो बात की जा रही थी, और N95 जो मास्क था, ठीक है, उसी के बारे में ये मतलब उसके प्रतिबंध को हटाने के लिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, तो इसी के बैकग्राउंड में जाकर इसके बारे में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कहा गया कि पृथ्वी सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह 1992 में रियो दी जेनेरियो में संपन्न पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। ठीक है, और सेकेंड है कि एजेंडा 21 नामक गैर बाध्यकारी कार्य योजना इस शिखर सम्मेलन का परिणाम था। तो देखो ये पहला तो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसकी जो है जो समिट हुई थी रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में। ठीक है, और ये 21 एजेंडा था, इसी में निकल कर आया था, ये एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना थी। ठीक है, इसी में निकल कर आई थी, और इसी के अंतर्गत 2015 से 2030 तक जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे गए हैं, ठीक है, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इसी के बाद ये निकल कर आए थे। ठीक है, उससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल चलते थे, लेकिन उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निकल कर आया। ठीक है, और कौन कौन से ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उसके बारे में आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और यार आप लोग क्वेश्चन का आंसर भी नहीं बताते हैं अगर पूछते हैं, और साथ साथ में अगर लाइक करना होता तो आप लोग वीडियो देख लेते हो या लाइक भी नहीं करते हो, ये भी भाई यार अच्छी बात नहीं है। आप लोगों की थोड़ा सा तो हेल्प बनता है ना, और थोड़ा ये भी है, शेयर वेयर भी कर दिया करो यार, थोड़ा बहुत वीडियो है, थोड़ा सा मतलब जितना आपको फ़ायदा मिल रहा है कुछ और लोगों को फ़ायदा मिल जाए, और थोड़ा सा जो है जो तुम्हारे संगी साथी हैं यार वो भी बन जाएंगे कोई अधिकारी, तो तुम्हारा ही थोड़ा स्टेटस ऊंचा होगा। आप लोग जहाँ रहेंगे सारे स्टेटस वाले रहेंगे, तो थोड़ा एक अच्छा रहेगा। क्या अकेले अकेले आप आईएएस बन जाएंगे या आईआरएस बन जाएंगे या कोई भी पोस्ट मिल जाएंगी, तो क्या मतलब आप ही अकेले बनना चाहते हो, और दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं जो आपके फ्रेंड दोस्त मित्र हैं, उनको भी थोड़ा सा बनने के लिए अगर उनके पास सुविधाएं नहीं है तो उनको ये शेयर करो वीडियो, वो भी देख लें बेचारे, थोड़ा सा उनका भी भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा यार। इसीलिए तो मैं ये चैनल चला रहा हूँ, वरना क्यों चलाता। ठीक है, और ये हिंदी के लिए ही विशेष है, वरना जानते हो इंग्लिश के लिए इतने मैसेज आते हैं, इतने लोग मुझसे बोलते हैं कि इंग्लिश में डिस्कस करो, इंग्लिश में डिस्कस करो, और इंग्लिश में मैं डिस्कस करना चालू कर दूँ ना, तो इतने लोग इसे देखने आएंगे, जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इतने लोग देखने आएंगे, आप लोग यकीन नहीं करेंगे। आप लोग देखते तो होंगे जो इंग्लिश में जो लोग डिस्कस करते हैं, कितना ज़्यादा उन लोगों का क्रेज रहता है, कितना ज़्यादा वीडियो देखते हैं, और आप लोग ना तो शेयर करते हैं ना तो मतलब उसको बढ़ाते हैं कहीं आगे, तो इससे थोड़ा सा मतलब इम्पैक्ट बुरा पड़ता है। और अगर ऐसे ही रहा तो फिर इंग्लिश में शुरू कर देंगे हम, इंग्लिश वाले जो बोल भी रहे हैं, और जब थोड़ा सा अब मेरा भी तो रहता है यार, मोटिवेशन रहे, कम से कम वीडियो बना रहे हैं तो कम से कम 400-500 लोग तो देख ही लें उसको। अब 100, 150, 200 ही में रह जाता है वीडियो यार, तो ये थोड़ा सा मतलब अच्छी फीलिंग नहीं आती है, तो इसके बारे में ज़रा सा सोचना। ठीक है, तो इसका
हाँ, इसका ऑप्शन बताना था, ठीक है। तो इसका हमारा कौन सा स्टेटमेंट का दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 21। इसमें कहा गया है कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाले गैर सरकारी संगठन यानी ट्रैफिक की स्थापना की गई थी, तो किसके अंतर्गत की गई थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि प्राकृतिक हेतु विश्वव्यापी विश्वव्यापी कोष यानी WWF के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम, मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN, ठीक है, IUCN की बात की जा रही है। तो देखो इसमें देखो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, थर्ड है, क्योंकि जो WWF और IUCN दोनों ने मिलकर, दोनों के अंतर्गत ये मिलाकर इसकी स्थापना की गई थी। और स्थापना इसकी क्यों की गई थी, क्योंकि जो ये हमारे फ्लोरा और फ्यूना होते हैं, ठीक है, उनका जो गलत तरीके से व्यापार होता है, उनको मारा जाता है, उनका अतिदोहन किया जाता है, ठीक है, उन्हीं के संबंध में, उनके संरक्षण के लिए यह किया गया था, ठीक है। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP से इसका कोई संबंध नहीं है। तो 1 एंड 3 स्टेटमेंट सही है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1976 में की गई थी, वन्य जीव निगरानी नेटवर्क के रूप में 1976 में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 22। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित सजीवों पर विचार कीजिए। तो राइजोबियम है फर्स्ट है, सेकेंड है नॉन स्टॉक है, एजोला है और साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। तो उपयुक्त सजीवों को जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो फर्स्ट है कि 1 एंड 3 फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कौन सा मतलब स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। तो इसमें अगर बात की जाए तो ये चारों के चारों जो है, जो राइजोबियम है, नॉन स्टॉक है, एजोला है, साइनोबैक्टीरियम है, चारों का उपयोग जो है जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया, सारे स्टेटमेंट सही हैं। और ये मतलब इनका जब प्रयोग किया जाता है, जैसे सॉयल में इसको प्रयोग किया जाता है, तो सॉयल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं, इसको मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहा गया कि दबावपूर्ण और प्रतिकूल बाह्य परिस्थितियों से बचाने के लिए कुछ पादप और जंतु प्रजातियां अपनी विकास गतिविधियों को निलंबित कर देती हैं, निम्नलिखित में से कौन से इसके उदाहरण हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है कवक जीवाणुओं पर बीजाणुओं का विकास, ठीक है। और सेकेंड है कि कुछ पादप प्रजातियों में बीज अंकुरण में विलंब होना, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो ये दबाव और प्रतिकूल बाह्य परिस्थितियों से बचने के लिए कुछ पादप जंतु अपने विकास की गतिविधियों को निलंबित कर लेते हैं, मतलब उनके आवरण पर एक मोटी परत को जमाव हो जाता है, जिससे वो अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है 24। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी नीरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह पर्यावरण विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में एक अग्रणी प्रयोगशाला है। और सेकेंड है कि यह पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि इसकी ये एक मतलब CSIR के अंतर्गत एक मतलब पर्यावरण विज्ञान और अभियांत्रिकी क्षेत्र का एक अग्रणी प्रयोगशाला है, ठीक है। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है, लेकिन सेकेंड वाला गलत है। ये वन जलवायु एवं परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको देखने को मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ये हमारा सही है। तो इसका जो स्टेटमेंट हो गया 1 एंड 3, ठीक है। तो 1 एंड 3 सी ऑप्शन सही हो गया। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, ठीक है। और जो इसका जो उपाध्यक्ष की बात करें, तो इसका जो उपाध्यक्ष होता है वो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री होता है, ठीक है, मिनिस्टर होता है। नेक्स्ट है 25। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से अत्यंत छोटे जंतु पाए जाते हैं, क्योंकि कम पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण ये कम ऊष्मा खोते हैं, ठीक है। सेकेंड है कि स्तनधारी ध्रुवीय और मरुस्थलीय दोनों पारितंत्रों में इसलिए जीवित रहते हैं क्योंकि ये शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखते हैं, ठीक है।
तो देखो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो सही है। ये एक मतलब कह सकते हैं कि एक इनकी ये एक विशेष स्थिति है। जो स्तनधारी होते हैं, जो मतलब ध्रुवीय या मरुस्थलीय क्षेत्र में होते हैं, वो जब अपना टेम्परेचर जो है स्थित रख पाते हैं, इसीलिए वो वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं, अन्यथा उनकी डेथ हो जाए। ठीक है। और ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है तो ये गलत है, क्योंकि हाँ कुछ आधार पर ये माना जा सकता है कि मतलब छोटे जंतु होते हैं वो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है और कम ऊष्मा होती है, मतलब कम ऊष्मा खोते हैं, मतलब उनकी कम ऊष्मा समाप्त होती है। लेकिन जो आपको पोलर क्षेत्र में यानी ध्रुवीय क्षेत्र में पोलर बियर या अन्य स्तनधारी देखने को मिलती हैं, बड़े बड़े जीव हैं, तो वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो अपनी शीत निष्क्रियता के कारण वो अपने को सुरक्षित रख लेते हैं। ठीक है। शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं। ठीक है। तो ये सब पे लागू नहीं होता। हाँ कुछ हद तक ये ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है इसके संबंध में। ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कहा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा अन्वेषक क्षेत्रीय दूरबीन ट्रांजिटिंग एक्सो प्लेनेट सर्वे सैटेलाइट TESS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर द्वारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो ये जो अन्वेषक क्षेत्रीय श्रेणी दूरबीन है, इसे किसके द्वारा जो है इस्टेब्लिश किया गया, प्रक्षेपित किया गया, उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है ए ऑप्शन की नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब नासा। सेकंड है यूरोपीय स्पेस एजेंसी। थर्ड है सी ऑप्शन की जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा। और अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो। तो इसमें किसने किया है इसको, तो ये वाला हमारा ए वाला ऑप्शन है। ये नासा का ये इनिशिएटिव है, नासा ने ही ये मतलब इसको इस्टेब्लिश किया है। और नासा द्वारा इसको क्यों इस्टेब्लिश किया गया है, इसका कारण यह है कि जो समीपवर्ती चमकीले मूल तारे वाले जो छोटे ग्रहों का पता लगाना है। ठीक है। उनके बारे में, उनके स्थिति के बारे में, उनका कैसी कैसी वहाँ मतलब कैसा वायुमंडल है, कहाँ गैसीय स्थितियाँ हैं, क्या क्या हैं, उसके बारे में पता लगाने के लिए इसकी स्थापना की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है 27। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि जल संग्रहण प्रणाली है और क्षेत्र है। तो खातरी है, ये पश्चिमी हिमालय है। जोहाड़ है, ये लद्दाख है। कोरे है, केरे है, ये दक्कन पठार है। जिंग है, ये मध्य भारत का है। ठीक है। तो देखो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, जो पश्चिमी हिमालय का ये खतरी जो है, खतरी एक जल संग्रहण प्रणाली होती है जिसमें जल को मतलब संरक्षित किया जाता है। इसे ये पश्चिमी घाट में प्रचलित है। और जो कोरे है, ठीक है, ये दक्कन में प्रचलित है। लेकिन जो ये जोहड़ है ये मध्य भारत में देखने को मिलेगी, लेकिन जिंग जो है ये लद्दाख में है। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड एंड फोर्थ गलत है। तो हमारा स्टेटमेंट सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 28। इसमें कहा गया है कि अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र AF सफ्टा के बारे में बात की जा रही है, संदर्भ में विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह अफ्रीकी यूनियन के सदस्यों के मध्य संपन्न एक समझौता है और ठीक है। सेकंड है कि AFCFTA का सचिवालय घाना में अवस्थित है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये जो एक अफ्रीकी यूनियन के सदस्यों के मध्य एक समझौता है और इसमें अभी रवांडा 55वां देश बना है, तो ये न्यूज़ में था। और भारत और अफ्रीकी जो ये महाद्वीपीय मुक्त व्यापार समझौता है, इसके बीच अभी तक समझौता नहीं हो पाया है, लेकिन इस पे बात जारी है। बहुत जल्द हम लोग इसके समझौते के साथ अपना समझौता संपन्न कर लेंगे। ठीक है। तो उसके साथ लगातार बात जारी है। ठीक है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कहा गया है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह जंतु और पादप दोनों प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान करता है। ठीक है। सेकंड है इसमें 6 अनुसूचियां शामिल हैं जो संरक्षण की विभिन्न कोटियां प्रदान की गई हैं। ठीक है। तो इसमें जो कहा गया है कि पादप और जंतु दोनों को संरक्षित किया गया है, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट पहला वाला ये तो हमारा सही हो जाता है, क्योंकि इसमें पादप और जंतु दोनों शामिल हैं और इसमें 6 अनुसूचियां भी बनाई गई हैं। ठीक है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। और 6 अनुसूचियां में जो पहली और दूसरी है, उसमें जितने भी जीव जंतु रखे गए हैं, ठीक है, उनको पूर्ण प्रतिबंधित हैं, उनका शिकार नहीं किया जा सकता, उनके लिए बहुत मतलब उच्च दंड की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन जो 3 और 4 में है, उनमें कुछ छूट प्रदान की गई है। ठीक है।
कुछ मतलब अगर कोई औषधि मूल की है या किसी का जो औषधि मूल है उसके पादप और जंतुओं को उसमें शिकार किया जा सकता है, लेकिन सीमित मात्रा में, ठीक है, उसके लिए उनको परमिट लेना पड़ता है। लेकिन जो 5वीं अनुसूची में जो जंतु रखे गए हैं, ठीक है, उनको जो है पूर्णतः जो है उनको छूट दी गई है, उनका शिकार किया जा सकता है। और जो 6ठी अनुसूची है उसमें पादपों को रखा गया है उसमें, ठीक है, उनको प्रतिबंधित किया गया है 6ठी अनुसूची में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 30 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि फास्फोरस फास्फोरस चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि फास्फोरस चट्टान चट्टानें फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार हैं, ठीक है। और सेकेंड है कि जीवों और पर्यावरण के मध्य श्वसन के माध्यम से फास्फोरस का गैसीय विनिमय सर्वाधिक होता है। तो ये गलत है भाई। ये जो जीवों और पर्यावरण के मध्य जो श्वसन होता है, ये मतलब फास्फोरस तो जड़ों पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। गैसीय विनिमय तो बहुत ही नगण्य होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है, ठीक है। और ये चट्टानों का प्राकृतिक रूप से भंडार है, मतलब फास्फोरस चट्टानों में ये इनका प्राकृतिक रूप से भंडार होता है, तो ये मिट्टी में बहुत मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, सेकेंड वाला गलत हो गया। और अगर गैसीय विनिमय के आधार पर गैसीय विनिमय के आधार पर जीवों और मतलब श्वसन के माध्यम से जो होता है वो आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन है, नाइट्रोजन है और जल है, इनका गैसीय माध्यम से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि रिस्किलिंग क्रांति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रिस्किलिंग क्रांति योजना क्या है, इसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि यह विश्व आर्थिक मंच की एक पहल है, ठीक है, और भारत इस पहल का संस्थापक सदस्य है। और थर्ड है कि इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक 1 अरब लोगों को बेहतर शिक्षा, कौशल एवं रोजगार प्रदान करना है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये विश्व आर्थिक मंच की पहल है और भारत इसका संस्थापक सदस्य है। 2030 तक 1 अरब लोगों को बेहतर शिक्षा और कौशल रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है इसमें, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, डी वाला ऑप्शन सही हो गया। और इसकी शुरुआत जो है की गई थी जो स्विट्जरलैंड में दावोस में जो प्रतिवर्ष एक सम्मेलन होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, तो ये 22 जनवरी 2020 को ये हुआ था। उसी बैठक में ये मतलब इस योजना को लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन यानी NDHM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह स्वैच्छिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना का निर्माण करना है, ठीक है। और सेकेंड है कि यह प्रत्येक भारतीय के लिए एक विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान पत्र के निर्माण की परिकल्पना करता है, ठीक है। थर्ड है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NDHM का कार्यान्वयन प्राधिकारी है। तो ये मतलब जो प्राधिकरण है इसी का मतलब रहेगा जो कार्यान्वयन प्राधिकारी रहेगा, मतलब नोडल एजेंसी रहेगी। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। और ये तीनों में जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है जो इसका उद्देश्य एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना का निर्माण करना, एक ID बनाई जाएगी और ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इसका नियंत्रण करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि वाहनों से होने वाला वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किन उपाय को अपनाया जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि शीशा युक्त गैसोलीन का उपयोग करके, ठीक है। सेकेंड है कि पेट्रोल या डीजल में सल्फर की मात्रा कम करके और वाहनों में उत्प्रेरक परिवर्तक के उपयोग को हतोत्साहित करके। और फोर्थ है मेथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का उपयोग करके। तो देखो मेथेनॉल मिश्रित उपयोग करेंगे, अगर मेथेनॉल मिश्रित अगर जो हम उसमें गाड़ी यानी गाड़ियों में पेट्रोल का यूज़ करेंगे तो उससे पोल्यूशन कम मात्रा में होगा, काफ़ी कम मात्रा में होगा। और जो उत्प्रेरक को हतोत्साहित करके नहीं, उत्प्रेरक का और प्रयोग करके उसको कम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया हमारा स्टेटमेंट। सेकेंड वाला है कि इसमें पेट्रोल और डीजल में सल्फर की मात्रा कम करके, तो ये सही है। सल्फर की मात्रा कम हो गई तो कम पॉल्यूशन होगा, ठीक है। शीशा युक्त गैसोलीन का प्रयोग करते हैं, नहीं नहीं नहीं, शीशा युक्त नहीं, शीशा रहित गैसोलीन का प्रयोग करके ये कम किया जा सकता है वायु प्रदूषण, ठीक है। तो हमारा कौन सा सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट सही हो गया, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है 34, इसमें कहा गया कि नौसेना नवोन्मेषण और स्वदेशीकरण संगठन यानी NIIO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसे मेक इन इंडिया पहल के एक भाग के रूप में वर्ष 2015 में स्थापित किया गया था, ठीक है। सेकेंड है कि यह रक्षा विनिर्माण में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक समुदाय और उद्योग के मध्य अंतर क्रिया की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। तो देखो सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये रक्षा विनिर्माण और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक समुदाय और उद्योग के मध्य अंतर क्रिया को सुविधा प्रदान करेगा। लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि इसकी 2015 में इसकी स्थापना नहीं हुई थी। इसकी स्थापना देखने को मिलेगी 2020 में हुई है, अगस्त 2020 में स्वदेशी मतलब नौसेना नवोन्मेषण और स्वदेशी संगठन की, ताकि इनको जो है स्वदेशी उपकरणों का प्रोडक्शन काफ़ी मात्रा में किया जा सके, मतलब ज़्यादा मात्रा में स्वदेश में ही अपनी पूंजी रहे, हम विदेशों से जो डिफेंस के जितने भी हथियार खरीदते हैं उनको ना खरीदना पड़े, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कर्तव्य दिखाने वाले पशु नियम 1973, सेकेंड है कि पशुओं का परिवहन नियम 1978 और पशुओं का प्रजनन और प्रयोग नियंत्रण और पर्यवेक्षण नियम 1998। उपयुक्त में से निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत शामिल होते हैं? तो फर्स्ट ए ऑप्शन है पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960, बी है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और सी है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो ये ए ऑप्शन सही है, क्योंकि पशु के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1976 के अंतर्गत इन तीनों नियमों को बनाया गया है, ताकि इनका जो है पशुओं पर जो क्रूरता होती है उसको जो है कम किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि पारस्परिक क्रिया का नाम है और क्रियाकलाप दिए गए हैं। तो सहोपकारिता की बात की जा रही है, तो दोनों प्रजातियों को लाभ होता है इसमें, ठीक है। अंतर जाति परजीविता, दोनों प्रजातियां अप्रभावित रहती हैं, ठीक है। और ये हमारा है थर्ड स्टेटमेंट, इसमें कहा गया दोनों प्रजातियों को हानि होती है, ठीक है। तो अगर इसमें बात की जाए, जो बात की जा रही है, तो देखो जो सहोपकारिता होती है इसमें दोनों प्रजातियों को लाभ होता है, तो ये मतलब सही स्टेटमेंट है हमारा। लेकिन अंतर जातीय परजीविता में दोनों प्रजातियां अप्रभावित रहती है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक प्रजाति को हानि होती है और दूसरी अप्रभावित रहती है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट, और ये स्पर्धा में दोनों प्रजातियों को हानि होता है। तो हमारा एक और तीन स्टेटमेंट सही हो गया, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पुथुल वड़ी सजीवों का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो ए ऑप्शन है ऐसी जलीय प्रजातियां जो लवणता के व्यापक परास में जीवित और अनुकूलन कर सकती हैं, ठीक है। बी है ऐसी जलीय प्रजातियां जो केवल लवणता के संकीर्ण परास में जीवित और अनुकूलन कर सकती हैं, ठीक है। और ऐसी प्रजातियां जो तापमानों के व्यापक परास में जीवित और अनुकूलन कर सकती हैं। डी है कि ऐसी जलीय प्रजातियों जो केवल तापमानों के संकीर्ण परास में जीवित और अनुकूलन कर सकती हैं, ठीक है। तो इसका देखो ए वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ऐसी जलीय प्रजातियां जो लवणता के व्यापक परास में जीवित और अनुकूलन कर सकती हैं, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि जो हरा केकड़ा होता है समुद्र में पाया जाता है, ठीक है। वो कितना भी लवणी में उतार चढ़ाव हो वो सर्वाइव कर लेता है, लेकिन जो मछलियाँ होती हैं वो जब इसमें व्यापक लवणता में एक व्यापक उतार चढ़ाव आता है तो मछलियाँ उसमें सर्वाइव नहीं करती हैं और मरने लगती हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है 38, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से परिवास विनाश और अपकर्षण के संभावित कारण हैं? तो कृषि विस्तार, पशुधन का दबाव, मानव संघर्ष और युद्ध। तो कृषि विस्तार, पशुधन का दबाव, मानव संघर्ष और युद्ध, ठीक है। तो ये सारे के सारे परिवास विनाश और अपकर्षण के संभावित कारण हैं, ठीक है। कृषि का विस्तार होता है तो जंगलों को काटा जाता है और भूमि का प्रयोग किया जाता है कृषि के लिए। पशुधन में उसका दबाव होता है, जनसंख्या में वृद्धि होती है। पशुचारण, पशु के चारे के लिए जो है बहुत मात्रा में क्षरण किया जाता है। और मानव संघर्ष और युद्ध में तो बहुत अपार हानि होती है इन चीज़ों में, ठीक है।
तो ये हमारे 1 और 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 39, इसमें कहा गया है कि कणिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि ये वायुमंडल में निलंबित अवस्था में रहने वाले तरल तरल और ठोस दोनों प्रकार के एरोसेल होते हैं। और सेकेंड है कि कणकीय पदार्थों के प्रभाव कणिकाओं के आकार से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। तो देखो ये तो स्टेटमेंट भाई हमारा गलत है, क्योंकि जो कणकीय पदार्थ का प्रभाव कणकीय आकार से स्वतंत्र नहीं होता है भाई। ये जो कण का आकार होता है उसके आकार पर निर्भर करता है। ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि जो कण का आकार देखने को मिलता है, जैसे धूल का कण है, धूम है, कोहरे है, तो इनके विभिन्न विभिन्न आकार होते हैं। और ये देखो 5 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच जो है इनका इन्फ्लुएंस रहता है। ठीक है। तो ये कण के आकार पर निर्भर करते हैं, ना कि स्वतंत्र होते हैं। तो पहला ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट हमारा सही है, क्योंकि ये वायुमंडल में निलंबित अवस्था में रहते हैं, तरल और ठोस दोनों प्रकार के एरोसेल होते हैं। ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से कारण मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। तो फर्स्ट है कि अवैज्ञानिक सिंचाई पद्धति, सेकंड है अति पशुचारण, फसल चक्रण और जैविक खादों का उपयोग। ठीक है। तो इसमें जो मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी हैं, तो देखो अवैज्ञानिक सिंचाई पद्धति आई है, तो उसके लिए मरुस्थलीकरण इससे बढ़ता है। ज़्यादा सिंचाई करोगे तो निछालन होता है, पोषक तत्व चले जाते हैं और उस पर जो है लवण जमा होने लगते हैं। तो ये मतलब निछालन की प्रक्रिया है, और अतिचारण से भी ये स्थितियां उत्पन्न होती है। लेकिन फसल चक्र से ऐसा कुछ नहीं होता। फसल चक्र से तो मरुस्थलीकरण को कम किया जाता है, और जैविक खादों का उपयोग करने से भी मरुस्थलीकरण कम होता है, ना कि इसके लिए उत्तरदायी है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इसका सही है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से मृदा के जुताई के लाभ हैं। ठीक है। तो फर्स्ट है कि खरपतवारों का निवारण होता है, सेकंड है कि मृदा में जैविक क्रियाएं बढ़ जाती है, थर्ड है कि मृदा वातन में सुधार होता है। ठीक है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जब जुताई करते हैं तो उसमें जो है वातन की क्रिया बढ़ जाती है, यानी वायु संचार बढ़ जाता है, जैविक क्रियाएं बढ़ जाती हैं, और खरपतवार जो है उनको ख़त्म किया जाता है उसके द्वारा। तो ये डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 42, इसमें कहा गया है कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की कमी वाले वातावरण में निष्क्रिय स्थिति में पदार्थों का तापीय अपघटन होता है। ठीक है। सेकेंड, अच्छा फिर से सुनते हैं। तो इसमें कहा गया है कि दोबारा से इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। इसमें कहा गया है कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की कमी वाले वातावरण में निष्क्रिय स्थिति में पदार्थों का तापीय अपघटन होता है। ठीक है। और इस प्रक्रिया का व्यापक रूप से औद्योगिक प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है, जैसे जैव भार का जैव तेल में परिवर्तित करना और परिणाम स्वरूप सिंगैस का उत्पादन करना है। तो उपर्युक्त परिच्छेद में किस प्रक्रिया के का वर्णन किया गया है, किसके बारे में कहा जा रहा है। तो भास्मीकरण है, जैव मैथिनीकरण है, किण्वन है और तापीय अपघटन है। तो ये देखो डी ऑप्शन सही है। जो तापीय अपघटन होता है इसे पायरोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कचरा वगैरह होता है ना, इसको जो है ऑक्सीजन की कमी वाले स्थानों में जो है इसको मतलब जलाया जाता है, और इसे सिनगैस का और उसको जैव तेल के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 43 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हें पारितंत्र सेवाएं माना जाता है। ठीक है। तो पारितंत्र सेवाएं कौन कौन सी हैं, तो ए ऑप्शन है, ए स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला की मृदा निर्माण, सेकेंड है पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण, और थर्ड है कि वन्य जीवों के लिए परिवास, और फोर्थ है कि जलवायु नियंत्रण। ठीक है। तो इसमें अगर जो हम बात करें, तो जो बात की जा रही है पारितंत्र सेवाओं के बारे में। ठीक है। तो ये पारितंत्र की सेवाएं इसमें सभी शामिल होते हैं, क्योंकि जैसे हम किसी मृदा का निर्माण करते हैं तो एक वहाँ का एक मतलब कृषि पारितंत्र का निर्माण होता है, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है, तो उससे भी उसका मतलब निर्माण होता है, और वन्य जीवों के परिवास से तो एक मतलब पारितंत्र बनता ही है। जलवायु नियंत्रण होता है, तब भी वहाँ का जो जलवायु जल में जो स्थित जीव जंतु और वहाँ के जो उनमें परस्पर क्रिया होती हैं, तो वो भी एक पारितंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है। तो ये सारी की सारी पारितंत्र की सेवाएँ हैं। ठीक है। तो ये हमारा डी वाला स्टेटमेंट सही हो गया, और ये पारितंत्र के लिए आवश्यक भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय हरित कोर
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रीय हरित कोड जंगली वनस्पति जात और प्राणी जात का अवैध शिकार और अवैध व्यापार रोकने हेतु सृजित विशेष बल है। ठीक है। सेकेंड है कि राष्ट्रीय हरित कोड गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखो ये सेकेंड वाला तो गलत है भाई। जब ग्रीन नेशनल ग्रीन कोर की बात की जा रही है तो ये तो इसके अंतर्गत तो नहीं होगा। ठीक है। तो ये हमारा गलत है। और ये है किसके अंतर्गत? तो इसकी अगर बात की जाए तो ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और फर्स्ट वाले में अगर बात करें तो ये वाला जो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि इसमें जो कहा गया कि राष्ट्रीय हरित कोड जंगली वनस्पति और प्राणी जात के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए, तो ये इसका ये काम नहीं, ये तो ट्रैफिक काम करता है। ठीक है। तो इसका काम नहीं है ये, तो ये हमारा गलत हो गया। इसके ये चलाया क्यों गया था? क्योंकि राष्ट्रीय हरित कोड इसलिए चलाया गया था क्योंकि स्कूली बच्चों को कार्य अनुभव के माध्यम से, ठीक है, कार्य अनुभव के माध्यम से उनके परिवेश के संदर्भ में ज्ञान प्रदान करना, उसके मध्य संवाद स्थापित करना और उनसे जो भी समस्याएं हों, ठीक है, उनको सुलझाना, इसलिए इसका स्थापना की गई है। ठीक है। तो हमारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो डी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाता है। ठीक है। और यह एक मतलब ये जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय का एक राष्ट्रव्यापी पहल है। ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 45 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि जैव विविधता क्षति के लिए निम्नलिखित में से कौन से अंतर्निहित कारण उत्तरदायी हैं? तो अत्यधिक दोहन, सह विलोपन और परिवासों का विखंडन। तो ये तीनों के तीनों जो है चीज़ें इसके लिए उत्तरदायी हैं। इससे तीनों से जैव विविधता की क्षति होती है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है इसमें, क्योंकि अत्यधिक दोहन से जैव विविधता का जो है जीव जंतुओं को ही हम मारेंगे। ठीक है। उनके परिवेश को विस्थापित करेंगे। सह विलोपन से मतलब किसी क्षेत्र की अन्य वनस्पतियों को वहाँ लाकर मिला देंगे, तो इससे भी जैव विविधता की जो क्षेत्रीय प्रजातियाँ होंगी वो नष्ट हो जाती हैं। और विखंडन करने से, अलग अलग बनाने से भी ये स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किन प्रकार के विकिरण या विकिरण प्रदूषण के स्रोत हैं? तो ए ऑप्शन है अंतरिक्षीय विकिरण, सेकेंड है पराबैंगनी विकिरण, थर्ड है परमाणु हथियार रेडियोधर्मी पदार्थों का खनन। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि अंतरिक्ष विकिरण से भी विकिरण प्रदूषण बढ़ता है। ठीक है। और अल्ट्रावायलेट से तो होता ही है, हमारी स्किन कैंसर हो जाता है। और परमाणु हथियार से तो भारी मात्रा में विकिरण निकलता है, रेडियोधर्मी पदार्थ निकलते हैं। और खनन से जो रेडियोधर्मी पदार्थों का खनन किया जाता है उससे भी काफ़ी मात्रा में ये पदार्थ निकलते हैं। ठीक है। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। इसमें कहा गया है कि भारत से वस्तु निर्यात योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये वस्तु निर्यात जो योजना है ये क्या है? ठीक है। तो यह योजना भारत की विदेशी व्यापार नीति 2015 से 20 के अंतर्गत आरंभ की गई थी और इसका उद्देश्य निर्यातकों को शुल्कों के भुगतान पर होने वाली हानि या क्षतिपूर्ति करने के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करना था। ठीक है। तो देखो ये जो बात की जा रही है ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये 2015 से 20 में स्थापित की गई थी विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत। ठीक है। लेकिन अभी क्या है, इसको बंद किया जा रहा है, इसको समाप्त किया जा रहा है। कारण यह है कि इसके जो आशाजनक परिणाम सोचे गए थे, ठीक है, वो आशाजनक परिणाम नहीं मिले हैं, इसीलिए इन्हें समाप्त किया जा रहा है इसको, इसीलिए ये न्यूज़ में है। ठीक है। और इसका ये कारण हो यही मतलब इसीलिए था कि निर्यातकों को जो भुगतान के लिए होने वाली क्षति उसी की ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के रूप में प्रोत्साहन दिया जाता था। ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 48। इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बनने की पात्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो फर्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश, ठीक है, और सेकेंड है कि सभी सौर समृद्ध देश जो पूरी तरीके से कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित हैं। ठीक है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इसमें अभी ISA जो है, ठीक है, इन मतलब अंतर्राष्ट्रीय सोलर एसोसिएशन, ठीक है, इसमें क्या किया गया है कि इसका जो यही संशोधन किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र का यानी UN का कोई भी सदस्य देश इसका जो है सदस्य बन सकता है। पहले ये सदस्यता नहीं थी, पहले केवल जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य जो स्थित थे देश जो जिनमें सोलर उपलब्ध था, ठीक है,
मतलब जो सूर्य की प्रकाश की किरणें उपलब्ध रहती थी पूरे वर्ष, ठीक है, उनके लिए था, लेकिन अब ये संशोधन कर दिया गया है इसमें, ठीक है। और तो हमारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। सोलर इस सौर गठबंधन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो COP21 हुआ था, ठीक है, पेरिस में, फ्रांस पेरिस में, जो 2015 में हुआ था, तभी इसकी आधारशिला रखी गई थी, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा, ठीक है। और ये एक मात्र ऐसा संगठन है जिसका जो आपको देखने को मिलेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका गुरुग्राम भारत में हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नेक्स्ट है 49, इसमें कहा गया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बोर्ड का निम्नलिखित में से कौन सी कार्य या शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। तो निपटान स्थानों की पहचान और अधिसूचना से संबंधित मानकों की समीक्षा करना, ठीक है। सेकंड है कि यदि निपटान स्थल का अतिभोगी निपटान नियमों के प्रावधान का पालन नहीं कर रहा है तो प्राधिकरण निरस्त या निलंबित करना, ठीक है। थर्ड है कि संबंधित व्यक्तियों को किसी भी विषाक्त या हानिकारक या प्रदूषणकारी पदार्थ निस्तारण करने के रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करना, ठीक है। तो ये तीनों काम होते हैं जो ये राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होता है, ठीक है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं ये, ठीक है। तो हमारा जो ये सी ऑप्शन सही हो जाता है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं इसके। और इसकी स्थापना जो की गई थी ये जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत, ठीक है, ये काम करता है, अपनी पूरी शक्तियाँ प्रदान प्राप्त करता है, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 50 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि एक देश के एल्ले शमेर द्वीप के आर पार एक बड़ी पूर्णतया अक्षुण्ण आइस शेल्फ हाल ही में ग्लोबल वार्मिंग के कारण टूट गई है, ठीक है। तो उपयुक्त अवतरण में किस देश का उल्लेख किया जा रहा है? तो ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है और फिनलैंड है, ठीक है। तो इसका देखो बी ऑप्शन सही है, जो कनाडा है। कनाडा के जो कनाडा में ये जो उत्तरी मतलब दक्षिणी स्थित क्षेत्र था, वहाँ की जो आइस शेल्फ थी वो टूट गई है, उसी के संबंध में है ये, इन्वायरमेंट के चलते, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के चलते। तो ये हमारा स्टेटमेंट बी वाला इसमें सही हो जाता है, ठीक है। और ये जो आइस शेल्फ थी ये 4000 वर्ष पुरानी थी, जो अभी टूट गई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए यार। इतना तो यार कर ही दीजिए, इतनी तो गुरु दक्षिणा बनती है यार, फ्री में हर चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो भी होता है मैं कोई किसी का पैसा नहीं लेता हूँ। और आप पीडीएफ के लिए कह रहे हैं, तो पीडीएफ में कॉपीराइट का इशू है, अब बहुत दिक्कत है। मैं कर दूंगा, अभी पहले वीडियो सारे डिस्कस कर लूँ, ठीक है, उसके बाद इसकी पीडीएफ कर दूंगा। वरना आप लोग अगर कहीं से प्रोवाइड हो जाए तो करा लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन इसको बुक करके करवा लीजिए, क्योंकि दिक्कत है कॉपीराइट की। वरना जानते हैं कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा है, वरना दिक्कत हो जाएगी इसमें। पता नहीं, पता चले फिर कि वीडियो भी डिस्कस ना कर पाएँ तो कहीं भी उपलब्ध नहीं हो पाएगी आप लोगों के लिए, इसीलिए मैं चैनल पे नहीं डाल रहा हूँ। वरना 2020 की सारी पीडीएफ मैंने डाल दी थी, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।